नमस्कार बच्चों, ई परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आ रहा था कि सर नवोदय के लिए जो हिंदी का जो टॉपिक है भाषा परीक्षण का, उसको हम कैसे हल करें। हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं और कहाँ से हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मिलने वाले हैं, उन सभी के लिए हमने बहुत ही अच्छा एक प्लान किया है कि आज हमने वीडियो शुरू किए हैं और काफ़ी वीडियो आने वाले हैं। इनकी फ्री क्विज भी मिलेगी, ऐप के अंदर भी आपको इनके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे तो ये आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो चैनल है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि हमारे जितने भी और वीडियो आने वाले उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो पूरा कार्यक्रम है ई परीक्षा का है और हमारा जो मिशन नवोदय है ये बाकायदा बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो नवोदय हिंदी में 20% सही करने के लिए यह वीडियो देखना है आपको पूरा, और भाषा परीक्षण हिंदी का जिसका ये पार्ट फर्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है और बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, ई परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कैसे करना है। और साथ ही अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो हमारा जो सफलता बैच है, इंडिया फर्स्ट गाइडेड चीपेस्ट नवोदय कोर्स, दोस्तों इंडिया का पूरे भारत का सबसे सस्ता जो नवोदय का कोर्स है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये है। वो अभी फ़िलहाल 500 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें 100+ ऑनलाइन वीडियो क्लासेज है, 100+ वीडियो जो PDF ई बुक्स है, मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो ये कोर्स आपको ई परीक्षा ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा जिस पे आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप पे जुड़ जाना है, ताकि जितने भी स्टडी मटेरियल मिलने का साधन है वो सब आपको मिल जाए। ये देखिएगा, जब आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ई परीक्षा तो इस टाइप का आइकॉन आएगा। ये वाला आइकॉन देखना आपको, ई परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ये मॉक टेस्ट। तो यहाँ इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप ये देखिए आइकॉन आएगा जब इंस्टॉल हो रहा है अभी एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज, इसमें नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, आपका कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद जो रेफरल कोड का कॉलम है इसमें आपको लिखना है SUN2 SUN2 आपको इसमें लिखना है। फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट खुल जाएगी, ये आपको चूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको ये जो प्रोसेस मिले दिखेगा आपको, नवोदय सैनिक RIMC एग्जाम सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके और यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर नवोदय सफलता बैच भाषाखंड हिंदी इसका पहला वीडियो है, जो ये कक्षा 6 के लिए है। दोस्तों इसमें काफ़ी वीडियो आपको मिलने वाले हैं और साथ में आप navodayaschool.in वेबसाइट भी विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको और बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बहुत अच्छी कर सकते हो। तो दोस्तों पहला अनुच्छेद है, तो इसमें आपको यह देखना है कि कैसे आपको इसके उत्तर करने हैं। आपके सामने एक अनुच्छेद होगा, उसके 5 प्रश्न होंगे। उसी टाइप के आपका जो मेन पेपर होगा उसमें 4 अनुच्छेद आएंगे, 4 अनुच्छेद आएंगे, 4 एक के 5 प्रश्न आएंगे। तो कहने के मतलब 20% आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये 20% कैसे सोल्व करने हैं दोस्तों, ये देखिएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्रश्न भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, आपका दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है उसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन ट्रिक्स काम में आती हैं, कुछ लोग बताते हैं कि पहले प्रश्नों को पढ़ना है उसके बाद अनुच्छेद को पढ़ना है, ठीक है। वो तरीका भी अच्छा, मैं नहीं कहता कि गलत है, लेकिन मैं एक दूसरे तरीका और आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, पूरे प्रश्न सही करने और हमारे प्रत्येक वीडियो आपको देखना है। और कम से कम आप अपने 2-5 दोस्तों के साथ, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर सब जगह इसको शेयर करना है। बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम किसी के साथ बोलते हैं, अगर हम किसी छोटे हो या बड़े हो, अपने स्कूल में कहीं पे भी हम बात करते हैं कि बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है। अगर हम अच्छा बोलेंगे और बहुत साफ सुथरा अच्छे अनुशासित बोलेंगे, वही व्यक्ति की शोभा यानी सुंदरता है। अगर हम गलत बोलेंगे, गलत गाली देंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, तो लोग हमें क्या कहेंगे, इसको बोलने का तरीका ही नहीं आता। तो ये देखिए, कल को प्रश्न पूछ ले कि बोलने की कला
किस टाइप की है, तो कला पटुता ही व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। अगर आप किसी के साथ अच्छी बातें करोगे, अच्छे बोलोगे, तो वो भी आपके साथ अच्छी बातें करेगा। और टीचर के साथ हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी अपना रेस्पेक्ट करेगा, तो एक दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ गया। सुबुध वक्ता अपार जन समूह का मन मोह लेता है। मन मोह लेता मतलब वो उसको मन में खुशी होती है कि हम उसके साथ और बात करें, उसके साथ एक अच्छा लगाव हो जाता है। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है। मित्रों के बीच, अगर जैसे सपोज कीजिए अपने पास 2-5 दोस्त है, उनके साथ में अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं और वो अगर कोई एक स्टूडेंट अच्छी बात करे, तो वो सभी के साथ उसका एक अटैचमेंट बढ़ जाता है, उसका प्रेम का केंद्र बिंदु हो जाता है कि वो सम्मान है। सभी बच्चे दोस्त चाहेंगे कि ये दोस्त अच्छा है, बात का, तो सभी का अट्रैक्शन होगा कि हम बात करें, तो ये केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात को राई का पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं, राई का पहाड़ मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर, जो छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ी कर देते हैं, बेवजह उसको बहुत सारी बातें जोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। उपस्थित करते हैं वह एक और जहाँ सुनने वालों के धैर्य की परीक्षा लिए करते हैं, वहीं अपना और दूसरों का समय भी अकारण नष्ट किया करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो अनुच्छेद आएंगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनके ऊपर भी आपके पर्सन बनने की संभावना रहेगी। अब ये पर्सन अपने को साथ साथ में क्या करना है कि ये साथ में जो लाइन आ रही है, अपने माइंड में पर्सन बना के चलना कि वही पर्सन, अगर पर्सन आप बनाओगे तो उससे संबंधित पर्सन आपके आगे पूछने वाले हैं। अब देखिए, राय का पहाड़ बनाने का मतलब क्या होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और वह एक और जहाँ सुनने वालों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी को बात कह रहे हैं, छोटी सी बात 5 मिनट की कहनी है, ठीक है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के 20 मिनट आधा घंटे खींच लिया, तो जो सुनने वाला वो बोर हो जाएगा। मतलब उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कौन लेते हैं कि जो राय की का पहाड़ बनाते, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो लोग धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तथा दूसरों का समय भी अकारण, अकारण का अर्थ हो जाता है बिना कारण के। अगर हमें 5 मिनट की बात होती है, उसी बात को अगर हम 20 मिनट 25 मिनट तक कहेंगे, तो जो आगे का एक्स्ट्रा टाइम लगा वो तो बिना कारण के नष्ट किया, वो किसी के काम नहीं आया। तो इसलिए जो सुनने वाला होता है ना, वो बोर हो जाता है, फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसके कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। तभी क्या है ना कि सभी का मन मोह लेता है। जो लिमिट की बात करता है, सही बात करता है, वो सभी का मन मोह लेता है और केंद्र बिंदु बन जाता है प्रेम का, और सम्मान भी पाता है कि वो लड़का अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, जो भी अच्छी बात करते हैं। आगे देखते हैं कि वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन। वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है। अब देखिए, वाणी क्या होती है, हम जो बोल रहे हैं, जो भाषा है, उसको वाणी कहते हैं। एक वाणी का अनुशासन, अनुशासन एक ऐसा वर्ड है, चाहे वाणी में देख लो, चाहे अपने डेली प्रक्रिया में देख लो, प्रतिक्रिया जो स्कूल में रहते, कहीं पे भी अनुशासित जो रहेगा वो हमेशा सभी के मन में रहेगा और सभी उसको अच्छा पाएगा। वाणी का संयम और संतुलन, संयम मतलब लिमिटेशन होती है कि हमें उतना ही बोलना। संतुलन तथा वाणी की मिठास, संतुलन का होता है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मुंह से बोल दें, जिस पॉइंट से हमें बोलना है उतनी ही बात करनी है, उसे बोलता है संतुलन, बैलेंस की बात कर रहे हैं। और वाणी की मिठास, के वाणी में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि सामने वाले को सुन के भी अच्छा लगे कि हाँ इसने अच्छा बोला, उसका मन करे कि हम बार बार इसके साथ अच्छी बातें करें। मिठास जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है। अनुकूल यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छी बात करेंगे, हम चाहते हैं कि उससे ये चीज़ हमें मिले या अच्छा रेस्पेक्ट मिले, तो हमें वो अनुकूल होती जाती है, जो मरने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में हमें अमर बनाए रहती है। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अपने आस पड़ोस में अच्छे लोग होते हैं, वो जब बहुत अच्छा करते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो अमुक आदमी था, वो बहुत अच्छा था। जब उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी वो अपने याद रहता है, समाज में याद रहता है, सभी उसकी चर्चा करते हैं। ये क्यों करते हैं कि उसने अच्छा व्यवहार किया, अच्छी वाणी बोली है सभी के साथ। अर्थात मरने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी का हम लोग किसी को याद करते हैं। आज जैसे गांधी जी को है, सुभाष चंद्र बोस है, उन सभी को करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार था, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, इसलिए वो आज भी हमारे माइंड में है कि हाँ वो अच्छा था। तो इसलिए हमें लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनानी है। किससे बनानी है? वाणी से बनानी है। इसका अर्थ ये होता है। हाँ, बहुत कम बोलने या सदैव चुप्पी लगाकर बैठे रहना भी बुरा है। अब देखिए, क्या हमेशा बहुत ज़्यादा बोलना, पूरे दिन बोलते रहना क्या अच्छी बात होती है?
नहीं, या एकदम चुप रह जाएं कि हम कुछ भी नहीं बोलें, अगर हमें बोलना नहीं है तो एकदम चुप रह जाए, वो बात भी सही है, वो बात भी सही नहीं है। यहाँ लिखा है कि यहाँ कम बोलने वाला चुप्पी लगा के बैठे रहना भी बुरा है, ये हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है। इसका अर्थ समझना आपको, कुंद कर देता है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे आपने देखे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी हम कक्षा 6 की बात करें तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कक्षा के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर काम में आगे रहते हैं, कभी सर कभी मैडम कुछ भी पूछते तो सबसे आगे प्रेजेंट रहते हैं कि यस मैम यस सर हम बता देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, उनसे 3 बार पूछने के बाद भी वो एक भी पर्सन का आंसर नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी चुप्पी लगा कर बैठते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो वो सही नहीं होता है। उनकी प्रतिभा के उनके जो अंदर टैलेंट होता है, प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, और उसका तेज जो फुर्ती होती है उसको कुंद कर देता है। कुंद कर मतलब उसको दबा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। चुपचाप बैठे रहना भी, अब जब वो बोलेगा, हो सकता है वो 10 बार बोलेगा, 3 बार गलती होगी, लेकिन वो 3 बार गलत बोल के भी सीखेगा। तो इसलिए एकदम चुप रहना भी सही बात नहीं है, वो उसकी जो प्रतिभा और तेज है उसको कुंद कर देता है। अतएव कम बोलो, सार्थक बोलो, हितकारी बोलो, यही वाणी का तप है। तो इसलिए ये जो पूरा पैसेज है, ये अनुच्छेद है, ये हमें ये कहता है कि कम बोलो, या ऐसा नहीं कि एकदम चुपचाप बैठना, एकदम नहीं बोलना, कम बोलना है। सार्थक, सार्थक मतलब सही अर्थ के साथ, अगर हमें जो बात कहनी है उसको ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे एक लिमिट के अंदर, एक समय सीमा के अंदर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपको 2 लाइन में बोलूँ, 2 मिनट बोलते आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, बोल समझ में आ जाए। आप किसी टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है आप 2 मिनट 3 मिनट बोलते ही आपको टीचर को समझ में आए, टीचर आपको आंसर दे दे, तो वो होता है सार्थक, सही अर्थ में। और हितकारी, हितकारी मतलब ऐसा नहीं कि हम इधर उधर की फेंकते रहें, हितकारी होती है कि सभी के हित में होना चाहिए, भलाई में होना चाहिए। बोलो, यही वाणी का तप है। तो दोस्तों, इस तरह आपको साथ साथ में एक एक वर्ड को समझ के चलना है कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न कि किस टाइप का होता है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो गया कि किस प्रकार की भाषा हमें जीवन में लोकप्रिय और जीवन के साथ भी अमर बनाए रखती है। ये अनुशासित वाणी, संयमित वाणी, संतुलित वाणी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अनुशासित वाणी भी हमें अच्छा बनाए रखती है, संयमित वाणी हमें बोला संयम के साथ बोलना, और संतुलित वाणी मतलब बैलेंस वाणी, बैलेंस के साथ बोलना। तो ये सभी हमें जीवन में लोकप्रिय और जीवन के बाद भी अमर बनाए रखते हैं। अगर ये सब गुण होंगे व्यक्ति में तो वाणी को, वो आदमी को अमर बनाए रखते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ये देखिएगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दोस्तों, अगर आपको नवोदय से संबंधित और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री क्यों चाहिए, तो navodaya-school.in आपको सर्च करना है। ये ऊपरी वेबसाइट आएगी navodaya-school.in की। इसके और देखना है कि यहाँ फ्री क्यूज का एक कॉलम बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो कक्षा 6 को सेलेक्ट करना है। कक्षा 6 को सेलेक्ट करोगे, यहाँ न्यूमेरिक एबिलिटी मैथ, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग और लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ये गो टू क्यूज का जो बटन लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं है। बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं है। कम बोलने वाला विवेकहीन समझा जाता है, कम बोलने से लोग ऊब जाते हैं, यह प्रतिभा को कुंद कर देता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रतिभा को कुंद कर देता है। हमारी प्रतिभा और तेज को कुंद कर देता है। ये देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है कि अगर कम बोलेंगे वो भी एकदम सही नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि अकारण शब्द का विलोम होता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि अकारण नष्ट कर देते हैं बिना कारण के। तो अगर विलोम का होता ऑपोजिट, उसका उल्टा होगा कारण के साथ, तो उसका अकारण हो गया। तो अकारण का क्या हो जाएगा, कारणवंश या सहकारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 की कि इस गद्यांश में व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया है। व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया है। वक्ता के विवेक को, कला पटुता और विवेक को, विषय से हटकर बोलने की कला को, अधिक बोलने की कला को। मुझे पता है कि आपको इसका आंसर माइंड में सेट हो गया है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो इसी को अंडरलाइन करते करते हम लोग आगे बढ़े थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा और उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ से इस टाइप से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो माइंड में पहले से सेट कर लिया, तो जैसे ही हम
इसका प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते ही उसका जो राइट आंसर है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इस टाइप का और कन्फ्यूजेबल भी होता है। अब जैसे देखिए आपने ये जो पूरा पैसेज पढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो इसको पढ़ने से हमारे माइंड में क्या सेट होता है कि हमें इस जो पैसेज है इसका एक टॉपिक देना है, जो हेडिंग देना होता है कि वो हमारी तरफ से क्या दें। जैसे इसमें ये बताया है कि जैसे बोलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, अच्छा बोलना चाहिए और विवेकशील बोलना चाहिए। तो इसका वाणी का तप, वक्ता का तप, कि ओनली केवल वक्ता की बात नहीं की गई यहाँ पे, बोलने की कला, ठीक है, सिर्फ बोलने की कला के ऊपर बात की है, नहीं बोलने के ऊपर भी की है, वाणी का मिठास और वाणी का तप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, वाणी का तप। लास्ट में देखा ना कि अतएव कम बोलो, सार्थक बोलो, हितकारी बोलो, यही वाणी का तप है। तो हमें इसी तरह का बोलना है कि सार्थक बोलना है, हितकारी बोलना है, और यही बात हमें पूरा पैसेज कहता है। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, वाणी का तप। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की। दूसरा अनुच्छेद है, इसी टाइप से दो अनुच्छेद के हमारे वीडियो बनेंगे, उन्हीं को हमें कंटिन्यू देखना है और प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है और पूरा देखना है। अब बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की। इसी को हमें उसी तरह पढ़ेंगे, साथ साथ में माइंड में प्रश्न बना के चलेंगे कि 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप से अभिव्यक्त हो रहा था। अभिव्यक्त का मतलब होता है प्रेजेंट करना, कि कुछ चीज़ अपने माइंड में या हमारी कुछ योजना है वो लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, उसको बोलते हैं अभिव्यक्त करना, प्रेजेंट करना। अब देखिए माइंड में क्या प्रश्न बनाना चाहिए कि ये जो संपूर्ण जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, अभिव्यक्ति का कार्यक्रम चल रहा था, कब चल रहा था? प्रश्न बन गया, इसका राइट आंसर 19वीं शताब्दी। अब दूसरा प्रश्न माइंड में ये सेट बना के चलते कि 19वीं शताब्दी में जो जन जागरण चल रहा था वो कहाँ पर चल रहा था, कौन से स्टेट में चल रहा था, कौन सी जगह चल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में चल रहा था। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, प्रश्न हमने नहीं देखे, हम माइंड में सेट करके चलते हैं। आपको बताते हैं कि जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन आगे बढ़ते हो ना, जो आंसर आपके सामने, आपको प्रश्न सेट करना है कि एग्जामिनर किस टाइप का सेट करेगा। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई ना हमारे वीडियो से और हमारे क्विज से, तो आप जैसे भी एग्जाम में प्रश्न पढ़ोगे तुरंत आपके आंसर सामने है और प्रश्न सेट होते चलेंगे और वही प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आप उसका आंसर कर दोगे और आपका 20 में से 20 सही होगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आगे हम देखते हैं जिसमें भारतीय के साथ आधुनिकता का संगम था। भारतीय के साथ आधुनिकता का संगम था। आधुनिकता का मतलब होता है जो प्रेजेंट की बात हो रही है, पहले जो प्रेजेंट में जो माहौल चल रहा है उसको आधुनिक बात बोलते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के देशों के श्रेष्ठ तत्वों के संयोजन में भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। देखिए बहुत बड़ी लाइन है, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहाँ जाकर आए थे, कहाँ से लौट कर आए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका और इंग्लैंड। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि अमेरिका और इंग्लैंड कौन जाकर आया था, तब आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब उन्होंने भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के देशों के श्रेष्ठ तत्वों के संयोजन में भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा। अब ये देखें कि जो भारत को बहुत आधुनिक और श्रेष्ठ बनाने का स्वप्न किसने देखा? तब आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा स्वप्न देखा? तब आपका आंसर हो जाएगा भारत को श्रेष्ठ बनाने का। तो ये जो प्रश्न आंसर आपके सामने पड़े, माइंड में प्रश्न सेट करके चल रहे हैं हम लोग। इसी तरह की प्रैक्टिस आपको हर अनुच्छेद के साथ करनी है और मैं कम से कम, मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 50 अनुच्छेद आपको यहाँ सोल्व करवाऊंगा। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति और उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जागना होगा, संस्कारों एवं जाति विशेष को त्यागना होगा। स्वामी विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितना दरिद्र यानी गरीब, जो पूर की बात करें दरिद्र है, उतना ही साधु है। यह गरीबी अपराध एवं पाप नहीं है। यह दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। वह चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई माने और गर्व से कहे कि हम सभी भाई भारतवासी है। देखिए बहुत अच्छी बात सोची विवेकानंद जी ने और इसी के बारे में कई प्रश्न बन रहे हैं आपके सामने। यहाँ से पहले धीरे धीरे जो लाइन सेंटेंस खत्म होता है वहाँ तक आपको धीरे धीरे पढ़ना है, माइंड सेट करना है कि क्या पूछ रहा है और ये अनुच्छेद हमें क्या कह रहा है।
यहाँ तक हमने देखा कि स्वप्न देखा, किसने देखा? गांधी, स्वामी विवेकानंद जी ने देखा। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या स्वप्न देखा? कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। अब भारत और पश्चिम की मूल गति, पश्चिम की यहाँ बात कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों की। दोस्तों पश्चिमी देशों के अंतर्गत आते हैं जैसे यूरोप कंट्री के देश आते हैं, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये जो जितने भी है ना, फ्रांस, ये सभी पश्चिमी देशों की। वहाँ की संस्कृति कुछ अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, और वहाँ का जो टैलेंट रहन सहन है ना, वो कला संस्कृति वहाँ की पूरी अलग है। तो विवेकानंद जी वहाँ जब जाके आए, इंग्लैंड जाके आए, अमेरिका जाकर आए, तो वहाँ की मूल गति और उद्देश्य भिन्न है। मूल गति मतलब वहाँ का जो कार्यक्रम है, दिनचर्या है, काम करने का तौर तरीका, वो सब अलग है, भारत से एकदम भिन्न है। और उनका जो उद्देश्य होते हैं, जो टारगेट होते हैं, वो भी भारत से भिन्न है। परंतु उन सबको देखते हुए वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे क्या चीज़ है और इंडिया में क्या नहीं है, उसको फर्क आपको समझना होगा। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि भारत को जागना होगा, संस्कारों एवं जाति विशेष को त्यागना होगा। देखिए, भारत को जागना होगा। भारत को जागने का तात्पर्य ये होता है कि भारत के लोगों को जागना है, आप और हम जैसे लोगों को जागना है, कि जो गलत आदतें हैं, बुराई है, तू गरीब है, मैं अमीर हूँ, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इस तरह के जो भी अपने संस्कार है, गलत संस्कार, उनको त्यागना होगा, हमें जागना होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का मत था। ठीक है, ये पूछ ले कि ये सब किसका मत था, तो स्वामी विवेकानंद जी का था। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या टारगेट लिए थे, क्या सोचा था? तो उन्होंने ये सोचा था कि जो भी गलत संस्कार है तो उनको त्यागना होगा, और भारत को, अर्थात भारत के लोगों को जागना होगा। भारत में जो दरिद्र है वह उतना ही साधु है। भारत में जो इंसान जो रह रहे हैं, दरिद्र मतलब गरीब है, और साधु यानी सीधा साधा। तो वो गरीब तो है लेकिन वो साधु है, सीधा है। वह गरीबी अपराध और पाप पे नहीं है। अगर कोई गरीब है वो साधु है, वो कोई गरीबी और अपराध या पाप नहीं है इस टाइप का। तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। धनिकों की मतलब होता है जो रिच लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो ऐसे को कटाक्ष किया है स्वामी जी ने, कि ऐसे जो लोग हैं, जो पैसे वाले, जो दूसरे लोगों को गरीब समझते हैं, उनको प्रकाश लाने की मतलब होते हैं उनकी सोच बदलना है। उनके दिमाग से प्रकाश लाने का अर्थ होता है कि उनको सोच बदलना है, कि जो गरीब है उसकी वो हेल्प करे और उसको आगे बढ़ाए, ताकि पूरा भारत, पूरे विश्व के अंदर एक अलग ही प्रतिष्ठा स्थापित करें। ये स्वामी जी का सोपन था। प्रकाश में लाने की जरूरत, चाहे वह नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी हो। उनको ये कहा है कि उनका सपना था, उन्होंने भारत के लोगों से अपील की कि देखिए, जो भी गरीब है, अमीर है, उसको ख़त्म करना होगा, हिंदू मुस्लिम को ख़त्म करना होगा, जो गलत संस्कार उनको त्यागना होगा, और अपने संपूर्ण भारत के देश के जो लोग हैं उनको जागना होगा। वो कोई दूसरी चीज़ की जाति पाति नहीं रखनी है। सभी भाई गर्व से कहे कि हम भारतवासी है, हमारी जो पहचान है वो भारतवासी के रूप में होनी चाहिए। अब देखिए किस टाइप का जो पैसेज है, इसमें किस टाइप के पर्सन बनते हैं, वो अब चर्चा करते हैं। वह कौन भारतीय साधु या चिंतक थे जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न देखा? देखिए, हमने यहाँ पे पर्सन बनाया था कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ये कहाँ से पर्सन मिला? ये देखिए कि यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि भारतीय आधुनिकता के समय स्वामी जी ने इंग्लैंड से लौटकर एक स्वप्न देखा। ठीक है, तो ये आधुनिक निर्माण को बनाने का, भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न यहाँ पे देखा, पर्सन बनाया था हमने। कि किसने देखा? स्वामी जी ने देखा। स्वामी जी ने कौन सा स्वप्न देखा? आधुनिक बनाने का। दोनों पर्सन हम बनाए, दोनों में से एक पर्सन यहाँ प्रेजेंट हो गया। इसी टाइप से सभी पर्सन हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक जरूरत मानते हैं? कि किसके जरूरत है? दलितों के लिए, धन वालों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया धन वालों के लिए। देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि ये लगा, धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है, धनिकों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। तो इस टाइप से हमने जहाँ पर्सन बनाए उसी टाइप के पर्सन अपने सामने आए, तो हमें समय नहीं लग रहा है। अनुच्छेद को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ता प्रत्यय के योग से बने शब्द है, तो एक दो शब्द ऐसे व्याकरण के भी आएंगे। व्याकरण के टॉपिक भी मैं आपको एक दिन, छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, वो एक या दो वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, ता का प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़ के जो नया शब्द बनता है ना, नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो भारत के तीयता, भारतीय में ता शब्द प्रत्यय जुड़ गया तो भारतीयता बन गया। आधुनिक, ये देखिए भारतीय, यहाँ पे ता प्रत्यय जोड़ दिया। और आधुनिक बात करें ना, आधुनिक, यहाँ पे भी हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो आधुनिकता बन गया। तो इसका मतलब ए और ब, ए और बी दोनों के अंदर आपको ता प्रत्यय लगा हुआ है। समझ गए ता प्रत्यय कौन सा होता है?
प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर जब नया शब्द बनता है ना, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 की, 2 में जो कंटिन्यू जो प्रश्न चल रहे हैं ना, चौथे प्रश्न की, कि विवेकानंद ने किन देशों की यात्रा की थी। एकदम सिंपल है, इंग्लैंड और अमेरिका, अर्थात दोनों की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पहले बनाया था कि प्रश्न इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका, हमने यहाँ प्रश्न क्या बनाए थे दो, कि विवेकानंद जी ने किन देशों की यात्रा की थी, इंग्लैंड और अमेरिका की। इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो दोनों तरफ से अगर किसी तरह से प्रश्न बने, अपना तो पहले से ही तैयार था, आंसर एकदम करेक्ट आना ही था। और इसी तरह मैं एक आपसे वादा करता हूँ कि आप इसी तरह से आप हैबिट बना लोगे ना, तो लास्ट एग्जाम जो मेन एग्जाम होना, एग्जाम हॉल के अंदर 20 में से 20% सही करके आओगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इस वीडियो के कमेंट में आपको जरूर बताना है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। वही बात हो रही है कि ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे जिसमें आपको इस टाइप का सोचना है। तो जब पूरे बात कर रहे हैं तो उससे आपके माइंड में क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला ऑप्शन है भारत की जनता, आधुनिक सपनों का भारत, विवेकानंद का भारत, विवेकानंद के सपनों का भारत। ये देखिए, ये स्वप्न देखा था, विवेकानंद ने स्वप्न देखा। यहाँ लिखा स्वप्न देखा कि उनका भारत कैसा होना चाहिए, वहाँ पे संस्कार, जो गलत संस्कार उसको त्यागना होगा, भारत अर्थात भारत के लोगों को जागना होगा, जातिवाद को छोड़ना होगा, और साथ में जो भी गरीब है और अमीर है उनके बीच में जो गैप है, खाई है, उसको मिटाना होगा, सबको बराबर समझना होगा। तो इस टाइप के जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, ये टाइटल अगर हम इस अनुच्छेद का दें तो सबसे उचित रहेगा। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरी जो वेबसाइट है navodayaschool.in, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा, और वहाँ पर ये वेबसाइट के साथ में आपको ये जो ई परीक्षा ऐप है वहाँ पर भी ये पीडीएफ मिलेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी navodayaschool.in। इसको डेली विजिट कीजिएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, जो कि आपकी आगामी जो परीक्षा है 10 अप्रैल को, उसके लिए बहुत ही शानदार रहेगा ये। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।